डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पर। तो जैसा कि आप लोग को ज्ञात होगा कि इस समय हम लोग बोर्ड एग्जाम कैप्सूल श्रृंखला के तहत 2019 बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्न पत्रों को हल कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कार्बनिक रसायन के प्रश्न पत्रों को होमवर्क में कर रहे हैं और अकार्बनिक रसायन के प्रश्न पत्रों को क्लास वर्क में कर रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग बिना देर किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज की क्लास का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, ध्यान दीजिए। ये सवाल इम्पॉर्टेंट है, मैंने पहले भी आपको बता रखा था और ये आपको मिलेगा विद्युत रसायन चैप्टर में। कहाँ मिलेगा आपको? विद्युत रसायन चैप्टर में मिलेगा। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। कहाँ पे संबंधित होगा ये ECS से संबंधित होगा। वहाँ की जाइए, उदाहरण को देखिए, वहाँ पे हमने लिखवाया हुआ है। और जिन्होंने नहीं लिखा है या जो नया इस पे देखने के लिए आ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में बता दें, तो मैं इसको एक बार अलग से ECS का क्लास ले लूँगा, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन कम से कम 5 लोग कमेंट करेंगे तो मैं ECS की क्लास अलग से ले पाऊँगा। ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो मैं इस सवाल को अभी लास्ट में करूँगा अगर टाइम बचेगा तो। वैसे ये आपके होमवर्क में रहेगा। ज़रा आप इसको पढ़िए, समझिए और लगाने का प्रयास करिए। अब चयन क्षमता का क्रम पूछा हुआ है तो आप लगाने का प्रयास करिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि आज हमारे पास 3 इम्पॉर्टेंट सवाल हैं जो कि आपको समझने और जानने चाहिए। तो चलिए हम लोग इसको बाद के लिए छोड़ते हैं, जिसे आपको होमवर्क में करके आना होगा। तब तक आज का अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। इस सवाल में पूछा है आपसे मोललता क्या होगी। क्या पूछा है? मोललता क्या होगी। तो पहली बात तो आपको मोललता देखना है, तो पूरा सवाल एक बार देखिए ज़रा। चीनी के सीरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी घुली हुई है। इसकी मोललता आपको बतानी है। तो मैंने कहा कि आप जब भी मोललता निकालने जाएं तो ज़रा मोललता का फॉर्मूला तो एक बार लिख लीजिए। तो जो आपकी मोललता का फॉर्मूला है वो क्या है? W/m इंटू डब्ल्यू डैश, जो हमने कल की क्लास में देखा था। लेकिन जब यहाँ kg होता है तब इतना ही फॉर्मूला होता है, परंतु जब आप नीचे की वैल्यू को ग्राम में रखते हैं, डब्ल्यू डैश कौन होता है? विलायक होता है। याद रख लीजिएगा, कल की क्लास में मैंने आपको विस्तार पूर्वक बताया था। और ये अगर ग्राम में आपने कर दिया तो फॉर्मूले में ऊपर 1000 का गुणा हो जाता है। ठीक, तो हम लोग यही वाला रूल यूज करने वाले हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे ग्राम में दिया गया है तो ग्राम से बढ़िया हम इसको किग्राम में बदले ही ना। ठीक है, हम लोग इसी में लगा दें इस सवाल को, ग्राम में ही 1000 का ऊपर गुणा करके। ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो चलिए ज़रा हम इस सवाल को लगाना शुरू करते हैं। तो सवाल लगाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये लिखा है W। वो W है क्या? वो जो W है वो है आपका विलेय की मात्रा। किसकी मात्रा है? विलेय की मात्रा, वो भी ग्राम में। याद रखिएगा, जिसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं W से। तो कितने ग्राम चीनी घोली गई है जी? 34.2 ग्राम। तो ये आंसर आपका हो गया 34.2 ग्राम। हो जाएगा ना? अब उसके बाद आप आगे ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? चीनी के सीरे के 214.2 ग्राम में। मतलब एक प्रकार से समझिए आप कि यहाँ पे चीनी का सीरा दिया गया है, अर्थात एक विलयन दिया गया है आपको, विलायक नहीं दिया गया है। याद रख लीजिए, आपको क्या दिया गया है? ये विलयन दिया गया है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे विलयन की मात्रा। किसकी मात्रा जी? विलयन की मात्रा बराबर 214.2 ग्राम। तो ये क्या है? ये क्या गेम है इसमें? तो जरा आप बात करेंगे कि यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा है W गुणा 1000/m गुणा W डैश, इसमें जो W डैश है वो विलायक की मात्रा है। ये जबकि विलयन की मात्रा हमको मिली हुई है। किसकी मात्रा मिली हुई है जी? विलयन की मात्रा। तो हम जरा इस सवाल की बात करते हैं कि ये जो सवाल आपके पास दिख रहा है, आप थोड़ा इस पर दिमाग लगाइए। और अब क्या करेंगे आप इस सवाल में, बताइए। कोई ऑप्शन है आपके पास? ज़रा कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए, तुरंत कमेंट करिए।
क्या होगा इसका ऑप्शन, मालूम है आपको? नहीं याद आ रहा है? तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। जब भी आपको विलयन की मात्रा और विलेय की मात्रा दी जाए तो आप तुरंत घटाकर निकालेंगे विलायक की मात्रा। किसकी मात्रा आप लोग निकालेंगे? आप तुरंत घटाएंगे और निकालेंगे विलायक की मात्रा। ठीक है, तो हम यहाँ से निकालेंगे विलायक की मात्रा। याद रखिएगा, विलायक की मात्रा। तो निकालिए जरा फटाफट विलायक की मात्रा। क्या लिखेंगे आप इसे? डब्ल्यू डैश। क्या लिखेंगे? डब्ल्यू डैश बराबर किस में से किसको घटाते हैं जी? विलयन में से विलेय घटाते हैं। विलयन में से घटाते हैं विलेय, लेकिन शर्त यह है कि दोनों का मात्रक एक ही होना चाहिए। तो यहाँ तो बढ़िया है, ये भी ग्राम में है, ये भी ग्राम में है, तो घटा दीजिए ना आसानी से। 214.2 माइनस 34.2, जो कि घटाने के बाद मिल जाएगा 180 ग्राम। ये हो गया आपका डब्ल्यू डैश। ठीक है, तो ध्यान में रख लीजिएगा, सवाल में भड़का सकता है आपको। जब भी आपको विलयन की मात्रा देगा ना, तो आप उससे पहले किसकी मात्रा निकालिएगा? विलायक की मात्रा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे आपको घुमाएगा, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, ध्यान में रख लीजिएगा। अन्यथा सवाल मुझे बताना नहीं चाहिए था, क्योंकि बहुत आसान सवाल है ये। चलिए, तो अब आगे देखिए, आगे क्या होने वाला है। आपने विलेय की मात्रा भी निकाल ली, विलायक की मात्रा भी निकाल ली, लेकिन यहाँ पे एक यम बच रहा है जो आपको देखना है। यम चाहिए ना आपको, यम। तो आपको यम कैसे मिलेगा? यम क्या होता है? विलेय का मोलर द्रव्यमान। यहाँ विलेय कौन है, किसको घोला जा रहा है जी? चीनी को घोला जा रहा है। तो अब आप देखिए, विलेय चीनी है, मैं डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिखता हूँ, C12H22O11 का मोलर द्रव्यमान m बराबर, चलिए 12 कार्बन है तो 12 गुणे कार्बन का लिख लीजिए, प्लस 22 हाइड्रोजन है तो 22 गुणे हाइड्रोजन का लिख लीजिए, और प्लस 11 ऑक्सीजन है तो 11 गुणे ऑक्सीजन का लिख लीजिए। जो 12 गुणे कार्बन का है 12 है, और 22 गुणे हाइड्रोजन का है वो 1 है, और 11 गुणे जो ऑक्सीजन का है वो होता है 16। तो जैसे ही आप रखेंगे 12 का 144 हो जाएगा, और ये 22 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 16 11 में 176 हो जाएगा। ठीक है, 6 2 8 4 12 को 2 हो गया, 7 2 9 4 13 1 14 को 4 हो गया, 1 1 2 1 3 हो गया, तो टोटल आ गया 342। एम की वैल्यू आ गई 342 आ गई। अब आप निकालेंगे मोललता। अब निकालेंगे आप मोललता, तो तुरंत आप लिखिएगा अब मोललता बराबर, तुरंत आप लिखेंगे मोललता बराबर, क्या फॉर्मूला था? W इंटू 1000 अपॉन M इंटू डब्ल्यू डैश। यहाँ जो डब्ल्यू डैश आप रखेंगे वो रखेंगे ग्राम में, ऐसे कोष्ठक में आप लिख सकते हैं। ठीक, चलिए, तो W आपने देखा चीनी का कितना ग्राम घुला हुआ था? 34.2 ग्राम घुला हुआ था। कितने ग्राम? 34.2 ग्राम। और नीचे M आपको कितना मिला इसका? 342। और गुणा W डैश आपने कितना देखा? 180। ये बात को ध्यान में रखिए। और ऊपर कितने का गुणा हो रहा है? 1000 का। अभी मैंने पीछे सब निकाल के दिखाया आपको। तो जरा आप एक बात देखिए, यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट गया, चूंकि इस वाले में लगा है 1 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद क्या लगा है? दशमलव। इसीलिए आप देखेंगे 100 का गुणा होगा, दशमलव उसका 2 अंक आगे चला जाएगा, तो 1 0 और लग जाएगा, आगे 3420 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा आपका 342, और गुणा कितना? 18। ये देखा आपने, 342 से 342 एक बार में कट गया, और आगे 1 0 बढ़ गया। फाइनली आपको आंसर मिला 10/18। जब आपने 18 का भाग 10 में देना चाहा तो भाग गया नहीं, आपने 0 लगा के दशमलव बढ़ा दिया, तो हो गया आपका 100। अब 18 का भाग जाएगा उसमें 90 कितनी बार? 5 बार। फिर आपका 10 बचेगा, फिर 100 होगा, फिर 5 बार जाएगा, मतलब ये 5 5 5 बार आता जाएगा। अर्थात यही आपके विलयन की मोललता है। तो देखा आपने कितनी खूबसूरत तरीके से मोललता को हमने निकाल दिया। अगर आप डायरेक्ट वहाँ पे गलती करते, क्या कि जो पीछे आपको दिख रहा है सवाल, इसमें आप गलती क्या करते कि ये जो 214.2 ग्राम लिखा है इसको आपको सीधे विलायक मान लेते, तो होती आपको प्रॉब्लम। याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि जो चीनी का सीरा है वो तो आपका विलयन है। चीनी का सीरा बना कैसे था? सीरा बना था, ध्यान दीजिएगा, सीरा जो बना हुआ था वो कैसे बना हुआ था? सीरा बना था पानी
और प्लस चीनी को मिलाने के बाद, यही काम तो हमने नीचे भी किया था। सीड़ा आपका था 214.2 ग्राम, चीनी आपकी थी 34.2 ग्राम, लेकिन आपको पानी नहीं मालूम था, तो आपने इस पानी को निकालने के लिए 34.2 को उसमें से घटाया था, इसीलिए आपको घटाना पड़ेगा। ये बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया सवाल। ठीक, आशा करता हूँ आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में तुरंत नीचे बता दीजिए, मैं आपको एक बार फिर से समझा दूंगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इधर ये आपका मोललता निकल गया है। अब आता है हमारा अगला और आज का सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल और सबसे विस्तृत सवाल, ठीक है। तो इस सवाल को हल करने के लिए हमें देखना होगा वैलेंस बॉन्ड थियरी। अगर आपके पास नोट्स हो तो आप उस नोट्स को निकाल लीजिए, फिर मैं संयोजकता आबंध सिद्धांत को पॉइंट वाइज बताना शुरू करता हूँ। वैसे आपके सामने मैं एक स्लाइड लेके आता हूँ जिसमें हम लोग संयोजकता का आबंध सिद्धांत देखेंगे और आपको पता लग जाएगा कि वो क्या है, ठीक है ना। ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए तो लाइए शुरू करते हैं संयोजकता आबंध सिद्धांत। तो ये आपको मिलेगा किस चैप्टर में, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे IUPAC नाम लिखने को बोला गया है, और ये IUPAC नाम उप सहसंयोजी यौगिकों के हैं। इसका मतलब उसी चैप्टर में होगा संयोजकता आबंध सिद्धांत। आपको किस चैप्टर में मिलेगा, उप सहसंयोजी यौगिक नामक चैप्टर में मिलेगा। कहाँ मिलेगा आपको, उप सहसंयोजी यौगिक नामक चैप्टर में मिलेगा। इसीलिए मैं आपको चैप्टर्स बताता चलता हूँ कि आपको खोजने में परेशानी ना हो। इसका जो पीछे वाला सवाल था वो विलयन चैप्टर पहले नंबर अभ्यास का सवाल था, पहले चैप्टर का सवाल था, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए अब देखिए यहाँ पे, चलिए आप अपनी कॉपी निकाल लीजिए, तब तक मैं उस स्लाइड को लाता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि संयोजकता बंध सिद्धांत के महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हैं। तो चलिए देखिए आपके सामने आ गया है संयोजी बंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थियरी। तो सबसे पहले जब आप इसकी परिकल्पनाओं को लिखना प्रारंभ करेंगे तो आप इसमें लिखेंगे क्या, आप लिखिएगा कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1930 में लिनियस पॉलिंग ने उप सहसंयोजी यौगिकों की संरचना को समझाने के लिए किया था। आगे लिखिएगा, इस सिद्धांत में इनकी संरचना को संकरण के आधार पर समझाया गया है। हो गया, ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसके बाद इस सिद्धांत के प्रमुख बिंदु निम्न प्रकार हैं, आपको इसे लिखना है। इस सिद्धांत के प्रमुख बिंदु निम्न प्रकार हैं। तो जरा देखिए ना इस बात को, आपके जो प्रमुख बिंदु हैं सबसे पहला आपके सामने आ रहा है, तो आप पहला पॉइंट यही लिखेंगे। देखिए पहले मैं आपको सारे पॉइंट बता देता हूँ, फिर उनको मैं विस्तार पूर्वक समझाना शुरू करता हूँ, ठीक है। कैसे आप एग्जाम में लिखेंगे, आप लिखेंगे इसमें सबसे पहला पॉइंट, सर्वप्रथम केंद्रीय धातु परमाणु अपनी समन्वय संख्या के बराबर खाली संकरित ऑर्बिटल उपलब्ध कराता है। क्या उपलब्ध कराता है, खाली संकरित ऑर्बिटल उपलब्ध कराता है। फिर दूसरा पॉइंट लिखिएगा, ये संकरित ऑर्बिटल एक विशिष्ट कोण पर व्यवस्थित होकर क्या करते हैं, उप सहसंयोजी बंध बनाते हैं। लिगेंडों के साथ उप सहसंयोजी बंध बनाते हैं, इस बात को लिख लीजिएगा। लिगेंडों के साथ उप सहसंयोजी बंध बनाते हैं और इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। हो गया। उसके बाद आप आगे लिखेंगे तीसरा पॉइंट, संकरण की प्रक्रिया में केंद्रीय धातु परमाणु
संकरण की प्रक्रिया में केंद्रीय धातु परमाणु अपने बाहरी कोश का sp तथा d ऑर्बिटल जबकि भीतरी कोश का d ऑर्बिटल उपलब्ध कराता है। भीतरी कोश का d ऑर्बिटल उपलब्ध कराता है। हो गया ना, ये बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए फिर आगे लिखेंगे, आप बोलें, लिखिए केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म, इन्हें आप एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी कह सकते हैं, बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। हो गया ना, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए उसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार, देखिए पॉइंट वही लिखेंगे जिन लोगों ने अपनी कॉपी में इसको नहीं लिखा हुआ है या जो यहाँ पे पहली बार आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जिन्होंने अपनी कॉपी में लिखा है वो केवल अपनी कॉपी में देखते जाएं और समझते जाएं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए तो देखिए क्या हुआ यहाँ पे, क्या बोला गया। अब इस सिद्धांत के अनुसार प्रबल लिगैंड जैसे दो लोगों का उसके नाम लिख लीजिएगा कोष्ठक में, Cn- और CO। प्रबल लिगैंड Cn- और CO हो गया। हुंड के नियम के विरुद्ध इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करा देते हैं। हुंड के नियम के विरुद्ध इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करा देते हैं। हो गया ना, ये बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा। अगला पॉइंट बोलें, यदि केंद्रीय धातु परमाणु संकरण में अपने भीतरी कोश का d ऑर्बिटल उपलब्ध कराता है। भीतरी कोश का d ऑर्बिटल उपलब्ध कराता है तो उसे अंतः ऑर्बिटल जटिल यौगिक कहते हैं। हो गया ना। उसके बाद लिखिएगा, तथा यदि बाहरी कोश का d ऑर्बिटल उपलब्ध कराता है तो उसे बाह्य ऑर्बिटल जटिल यौगिक कहते हैं। यहाँ देख लीजिएगा लिखा हुआ है इस पॉइंट में, उसे बाह्य ऑर्बिटल जटिल यौगिक कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बाह्य ऑर्बिटल जटिल यौगिक कहते हैं। हो गया ना, ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। और इसी में न्यून चक्रण और उच्च चक्रण क्या है, तो जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, ध्यान दीजिएगा, उन्हें न्यून चक्रण यौगिक कहते हैं। और जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है उन्हें उच्च चक्रण यौगिक कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो जो अंतः ऑर्बिटल वाले हैं वो हुंड के नियम के विपरीत युग्मित कर देते हैं, इसीलिए उनमें अयुग्मित ज़्यादा मिलता नहीं है, तो अतः ये न्यून चक्रण होते हैं। जबकि इसमें हुंड के नियम के विरुद्ध युग्मन हो नहीं पाता है, इसीलिए इन्हें उच्च चक्रण यौगिक कहते हैं। ठीक है, ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। तो जरा हम अलग से एक स्लाइड पे बात कर लेते हैं कि ये आपका उच्च चक्रण और न्यून चक्रण क्या है। पहले आप एक लास्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, तब हम इसको समझना शुरू करते हैं। आपका लास्ट पॉइंट क्या है कि यदि संकुल आयन में अर्थात जटिल आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वह अनुचुंबकीय होगा। क्या होगा? अनुचुंबकीय होगा। हो गया।
उसके बाद लिखिएगा यदि सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं तो वह प्रतिचुंबकीय होगा, वह प्रतिचुंबकीय होगा। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखेंगे आप। तो अब जरा अगर हम बात करें, यहाँ पे जैसा बोला गया कि अगर उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो अनुचुंबकीय होगा, अयुग्मित नहीं है तो प्रतिचुंबकीय होगा। ये तो आप पहले से ही जानते हैं, आपको पहले से ही बताया जा चुका है इन सब चीज़ों के बारे में, बहुत पहले से आपने इसको पढ़ा होगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो ये आपका सिद्धांत समाप्त हो चुका है। आपको परीक्षा में केवल इतना वही लिखना है पॉइंट, इससे आगे एक भी पॉइंट नहीं लिखना है। अब हम इसको समझते हैं पॉइंट वाइज कि इसमें वास्तव में हुआ क्या था। तो चलिए हम लोग अपने फिर से बोर्ड पे चलते हैं, वहीं पर देखेंगे हम लोग क्या क्या हुआ था इस प्रक्रिया में। देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए आइए चलते हैं हम लोग नए स्लाइड पे और इसको समझना शुरू करते हैं। आपको स्ट्रक्चर कैसे देखना है, तो देखिए इस सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले नंबर पर आता है केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु। तो कुछ लोग के मन में ये सवाल होगा जो पहली बार आ रहे होंगे कि भैया ये केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, या आप जिस उपसहसंयोजी यौगिक की बात कर रहे हैं वो क्या है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए एक बार बता दूं कि उपसहसंयोजी यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें एक जटिल आयन पाया जाता है और वह आयन जल में भी जाने के बाद आयनित नहीं होता है, जल में भी जाने के बाद आयनित नहीं होता है, याद रखिएगा। तो इसको उपसहसंयोजी यौगिक क्यों कहा गया, क्योंकि जटिल आयन में जो धातु परमाणु है वो लिगेंड के द्वारा उपसहसंयोजी बंध से जुड़ा होता है, उसे ही हम केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर दिखा देता हूँ, K4FeCN6 ये है। अब ये जो बड़ा कोष्ठक के अंदर लिखा गया ना, बड़ा कोष्ठक के अंदर यही है आपका जटिल आयन, जटिल आयन, याद रख लीजिएगा आप लोग। ये जो विलयन में जाएगा ना तो विलयन में भी एक का ही साथ रहेगा, अर्थात जब इसको आप जल में घोलेंगे तो K+ तो अलग हो जाएगा लेकिन ये नहीं अलग होगा, ये एक ही साथ रहेगा, ये ध्यान में रखिएगा। इसी को कहा गया जटिल आयन। और इसी जटिल आयन में जो धातु का परमाणु दिख रहा है ना आपको, ये धातु का परमाणु दिख रहा है ना, यही आपका केंद्रीय धातु परमाणु है। तो आप समझ गए होंगे कि केंद्रीय धातु परमाणु क्या है। कि बड़े कोष्ठक के अंदर जो सबसे पहले नंबर पर धातु दिखती है वही है केंद्रीय धातु परमाणु। और उपसहसंयोजी यौगिक क्यों कहा गया, क्योंकि आप बात कर लीजिए यहाँ पे कि जो Fe है ये सभी Cn- से उपसहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़ा है। किसके द्वारा जुड़ा है जी, उपसहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। इसीलिए इसको उपसहसंयोजी यौगिक भी कहा जाता है। तो आप कहेंगे कि ये Cn- को क्या नाम दिया जाएगा, तो मैं कहूँगा कि Cn- को नाम दिया जाएगा लीगेंड। क्या दिया जाएगा, लीगेंड। अर्थात धातु परमाणु को छोड़ने के बाद जितने भी लोग बचते हैं सबके सब लीगेंड होते हैं, हो जाएगा। तो चलिए अब जरा हम इस सिद्धांत की बात करते हैं। सिद्धांत का आप पहला पॉइंट पकड़िए। कहा गया कि जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु है वो आता है, कौन आता है, केंद्रीय धातु परमाणु है वो आता है। उसके बाद वो करता क्या है, सबसे पहले वह अपना खाली ऑर्बिटल उपलब्ध कराता है। किसके लिए, संकरण के लिए, ध्यान दीजिएगा। तो संकरण के लिए सबसे पहले वह खाली ऑर्बिटल उपलब्ध कराता है, याद रखते जाइए आप लोग। इसको स्ट्रक्चर समझ लेंगे तो आराम से इस पॉइंट को लिख सकते हैं। संकरण के लिए खाली ऑर्बिटल उपलब्ध कराता है। और ये खाली ऑर्बिटल कौन कौन हो सकते हैं, देखिए बाहर से S हो सकता है, P हो सकता है, व D हो सकता है, जैसा कि आप अपने पॉइंट में लिख चुके हैं। और भीतर वाले का कौन सा हो सकता है, D हो सकता है खाली, ठीक है। तो जब ये लोग खाली ऑर्बिटल मिल जाते हैं तो खाली ऑर्बिटल मिलने के बाद अगली प्रक्रिया में संकरण होता है। क्या होता है जी, संकरण होता है। संकरण के पश्चात बनते हैं संकरित ऑर्बिटल। क्या बनते हैं, संकरित ऑर्बिटल, संकरित ऑर्बिटल। अब ये संकरित ऑर्बिटल आपके एक विशिष्ट कोण पर व्यवस्थित हो जाते हैं। किस पर व्यवस्थित हो जाते हैं जी, विशिष्ट कोण पर व्यवस्थित हो जाते हैं। उसके बाद इनके पास आते हैं लीगेंड, उसके बाद इनके पास आते हैं लीगेंड, ठीक है। लीगेंड इनसे बनाते हैं उप सहसंयोजी बंध, उप सहसंयोजी बंध बना लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। और इस प्रकार निर्माण हो जाता है जटिल आयन का। किसका, जटिल आयन का।
तो ये आपकी केंद्रीय धातु परमाणु से जटिल आयन बनने की प्रक्रिया है। तो जरा देखिएगा, बात को समझिएगा और सराहिएगा इस बात को। क्या कहा गया है कि सबसे पहला इसमें आता है आपका केंद्रीय धातु परमाणु, संकरण के लिए उपलब्ध कराता है खाली ऑर्बिटल। ये खाली ऑर्बिटल बाहर वाले का sp_d हो सकते हैं और भीतर वाले का d हो सकते हैं। ऐसे आप स्ट्रक्चर अपनी कॉपी में बना लेंगे, आसान तरीके से आपको ये तैयार हो जाएगा। उसके बाद ये खाली ऑर्बिटल संकरित होकर उतने ही नए संकरित ऑर्बिटल बनाते हैं जितने लोगों ने संकरण में भाग लिया था। संकरित ऑर्बिटल बनाने के बाद ये संकरित ऑर्बिटल एक दूसरे से विशिष्ट कोण पर व्यवस्थित हो जाते हैं। फिर इनके पास लिगैंड आता है और उप सहसंयोजी बंध बनाता है। इनके पास लिगैंड आता है और उप सहसंयोजी बंध बनाता है। इस प्रकार निर्माण हो जाता है जटिल आयन का। ठीक है ना, ये आपका पूरा संयोजी आबंध सिद्धांत समाप्त हो गया। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये जो आपका संयोजी आबंध सिद्धांत है, ये आप एकदम आसानी से इसी स्ट्रक्चर को बना के समझ सकते हैं। और इसमें हमारा एक दो पॉइंट जो मिला हमको वो देखा जाएगा। ऐसे मान लीजिए कि एक आया अंतः ऑर्बिटल जटिल यौगिक और एक आया बाह्य ऑर्बिटल जटिल यौगिक। तो जो आपका अंतः ऑर्बिटल जटिल यौगिक था, जरा उसकी बात करिए। अंतः वाले में मैंने कहा कि वो भीतर वाले का डी उपलब्ध कराएगा और बाह्य वाले में मैंने कहा कि वो जो है बाहर वाले का डी ऑर्बिटल उपलब्ध कराएगा। तो मैं आपको दो संकरण दिखाता हूँ। एक संकरण है dsp2 संकरण और एक संकरण है sp3d संकरण। तो देखिए जरा, एकदम आसानी से समझ लीजिए आप। इस वाले में d लिखा गया आपका पहले, d पहले लिखा गया ना, मतलब ये अंतः ऑर्बिटल है। इसमें d बाद में लिखा गया ना, अर्थात ये बाह्य ऑर्बिटल है। तो बस आप आराम से ऐसे देख के पकड़ सकते हैं। अगर d अंदर लिखा है तो अंतः ऑर्बिटल, d बाहर लिखा है तो बाह्य ऑर्बिटल। उसके बाद इसमें हुआ कि हुंड के नियम के विरुद्ध युग्मन और हुंड के नियम से युग्मन, ये क्या बला थी, तो इसकी भी चर्चा कर लें। देखिए, मैंने आपसे कहा कि जो डी में 5 इलेक्ट्रॉन है, डी में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको भरिए। डी में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको भरिए। तो मैंने कहा चलो ले आओ, ठीक है। पहली बात तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइए, डी ऑर्बिटल में कितने डिब्बे होते हैं, सॉरी डी उपकोष में कितने डिब्बे होते हैं। डी उपकोष में कितने डिब्बे होते हैं, बताएंगे क्या आप लोग। डी उपकोष में कितने डिब्बे होते हैं, नहीं मालूम। चलिए थोड़ा ध्यान दे लीजिए, इधर मैं बताता हूं आपको। मैं आपके कमेंट बॉक्स में तो कमेंट देख रहा हूं, क्या क्या बोल रहे हैं। तो देखिए इधर हुंड के नियम से मैं बताऊं कि जो डी ऑर्बिटल है वो 5 प्रकार का होता है। 1 2 3 4, 5 प्रकार का होता है। ये भी वही डी ऑर्बिटल है 5 प्रकार का। तो मैं आपको पहले हुंड का नियम बता दूं। हुंड का नियम कहता है कि पहले सब ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर दो दो भरना शुरू होंगे। पहले सब ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भरना शुरू होंगे, फिर दो दो भरेंगे। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो जरा मैं दिखाता हूँ आपको कि सभी ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं। टोटल यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5। तो इसको 1 भरिए, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और ये 5 हो गया। सब डिब्बे में आपके एक एक इलेक्ट्रॉन हो गए। सब डिब्बे में आपके एक एक इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद जब मैंने कहा चलो इसको हुंड के नियम से भरो, तो हुंड के नियम से भरा आपने, तो कह दिया पहले में 1, दूसरे में 1, तीसरे में 1, चौथे में 1, पांचवें में 1। ये था हुंड का नियम। अब अगर 6वां इलेक्ट्रॉन आएगा ना तो वो यहाँ से भरना शुरू होगा, 7वां यहाँ, 8वां यहाँ, 9वां यहाँ, 10वां यहाँ। तो इनके भरने की कहानी ये है। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रखेंगे। परंतु हम जब बात करते हैं हुंड के नियम के विरुद्ध, जरा इसका नाम भी आप लिख लीजिए। नाम लिखिए, नाम क्या होगा इसका। देखिए 5 इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे, 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये कौन सा है, 5वां। अगर 6वां भरता तो यहाँ भरता, 7वां यहाँ भरता, 8वां यहाँ भरता, 9वां यहाँ भरता और 10वां यहाँ भरता। परंतु जब आप हुंड के नियम के विरुद्ध भरते हैं ना, तो कैसे भरता है इलेक्ट्रॉन, देखिए पहला यहाँ भरा, दूसरा इसके बगल में, जब ये पूरा डिब्बा भर गया तब आगे जाएगा, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, फिर 5वां यहाँ, 6वां यहाँ, 7वां यहाँ, 8वां यहाँ, 9वां यहाँ, 10वां यहाँ, ऐसे भरता है। ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा आप। तो आपको कितना भरना था, 5। तो 5 तक जाके आप रुक जाइए, आप 5 तक जाइए और रुक जाइए।
देखिए ज़रा कैसे करेंगे आप, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन और ये पांचवा इलेक्ट्रॉन। तो आप ज़रा देखिए, जब आपने हुंड के नियम से भरा तो आपको कितने अकेले अकेले इलेक्ट्रॉन दिखे? 5 दिखे कि नहीं दिखे? इन्हीं पांचों को हम बोलते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और इनको क्या बोलते हैं? इनको इनको बोलते हैं हम युग्मित इलेक्ट्रॉन। जो युग्मित हैं ये वाले युग्मित हैं, परंतु इसका जो ये वाला है वो अयुग्मित है। तो आप बताइए कि अयुग्मित ज़्यादा कब मिला? जब आपने हुंड के नियम से भरा। यही तो मैंने आपके पॉइंट में बोला था, जब आपने हुंड के नियम से भरा तो ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और इसे हम कहेंगे उच्च चक्रण यौगिक। क्या कहेंगे? उच्च चक्रण यौगिक। परंतु जब हुंड के नियम के विपरीत भरेगा तो होगा न्यून चक्रण यौगिक, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी या तो होगी ही नहीं। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आशा करता हूं कि आपने संयोजी आबंध सिद्धांत का पूरा नियम कानून समझ लिया होगा और आप इसको अब आसानी से लिख सकते हैं। और अगर आपने समझ लिया होगा तो जरा एक काम करेंगे, अपने मन से इसको लिखने का प्रयास करेंगे, जिससे आप इसे आसानी से समझ जाएं। कल मैं आपको एक अगले सेट का सवाल इसी सिद्धांत पर आधारित लेके आऊँगा, जिसमें आपसे व्याख्या पूछी गई है एक यौगिक की। मैंने आपको बहुत सारी व्याख्याएं लिखवाई थी, आपसे एक यौगिक की व्याख्या पूछी गई है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। उस यौगिक की व्याख्या हम लोग कल करेंगे। तो इसी सिद्धांत के बारे में हम लोग कल आगे थोड़ी चर्चा करेंगे। ठीक है ना? ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने आपको पहले भी बोला था, आज आपके लिए सिद्धांत है थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए मैं दूसरा सवाल नहीं ले पाऊंगा। पहला सवाल आपके लिए होमवर्क था। मैंने सोचा था कि आगे वाला सवाल मैं आज आपको करा दूंगा, लेकिन टाइम ना होने के कारण मैं आज नहीं करा सकता हूँ। मैं इसको कल फिर से कराने का प्रयास करूँगा। ठीक है ना? इसको आप लोग लगाएंगे। मैंने आपको बताया था ये वान हाफ गुणांक से संबंधित सवाल है। आप जाएंगे पहले चैप्टर विलयन में, वहाँ आपको लास्ट में ये देखने को मिलेगा। और मैंने वियोजन से संबंधित एक फार्मूला भी लिखवाया है। अल्फा का फार्मूला क्या होता है, आई का फार्मूला क्या होता है, वान हाफ गुणांक आई का, उस फार्मूले को आप देखिएगा, सवाल लगाइएगा और परासरण दाब निकाल कर जरा हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है ना? ये बात को ध्यान में रखिए। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में। टाटा बाय बाय।